कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी हो। धान के वैसे तो खेती तुमन बहुत दिन ले करत आवत हो, लेकिन आजकल नवा नवा तकनीक और नवा नवा खोज हमारे वैज्ञानिक मन करत है, जेकर से उत्पादन बढ़त है। कम समय में कम खर्चा में हमार जो धान है तेकर उत्पादन बढ़त है संगवारी हो। तो आओ आज हमन हा धान के उत्तम तकनीक उत्पादन के का हो सकत है एकरे बारे में जानकारी लेबो संगवारी हो। अब ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच हमारे डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी। तो डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी से जानकारी ले के पहली एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। सुगंधित फसलों की खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसको कोई बहुत उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम कहें कि भाटा भूमि या मटासी भूमि या दूसरी कई भी भूमि जिसमें कि जल निकास का उचित प्रबंध हो और जहां पर हम सिंचाई की सुविधा दे सकते हैं, तब इसकी खेती किसान भाई आसानी से किसी भी प्रकार की ज़मीन में कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मुर्रम ज़मीन होगी कि यदि ऊपरी सतह में ही मुर्रम मिलती है, वहाँ पर इसकी खेती फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन कम उपजाऊ भूमि जहाँ पर किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, चूँकि ये साल भर इसकी कटाई होती है हर 3-3 महीने में, तो ज़रूरी है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि किसान भाई के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो सिर्फ 2 कटाई यानी जून से लेकर दिसंबर तक इसको ले सकता है। तो जहाँ किसान भाई जिस ज़मीन में कुछ भी खेती नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर 2 कटाई तक के लिए इसको आसानी से लगा सकते हैं। संदेश के बाद संगी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। आवा आज के हमारे जो विषय थे लागू बढ़ावत हन और हमारे आज के विशेषज्ञ जी आग हलो के मैं उनसे सबसे पहले ये पूछा था कि हमार जो ये छत्तीसगढ़ है तेखर जो जलवायु है, हवा पानी गर्मी ठंडा, ये जो है तेन हर जैविक खेती अगर हम धान के करना चाहत हन तो ओखर बर उपयुक्त है कि नहीं है। पहला सवाल ये है, तभी कर पाबो। और दूसरी बात ये है कि धान के खेती के का महत्व है। अब का कहते देखथन। दोस्तों नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के धरसींवा पे और एक ऐसे गांव पर आए हुए हैं जिसका नाम है मुरेठी। धान की फसल आपको हमारे पीछे दिखाई दे रही होगी। जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा जैसे कहते हैं। पूरा धान ही धान चारों तरफ दिखाई देता है। कटोरे पे आप सरगुजा के किनारे से शुरू करेंगे और बस्तर के किनारे तक जाएंगे तो हर जगह शायद आपको धान ही धान दिखाई देगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैविक खेती की तरफ जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो स्टेपल फूड हैं उन पे हम कहाँ से जैविक खेती की तरफ लोगों को लेकर के जाएं, क्योंकि जो हम खाते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जो हमारा अन्न भोजन लेकर के आता है वैसे ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। और इस चीज़ को लेकर के ही हम बात आज करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में ये बात साफ होती है कि हमारी धरती माता आज बिना आवाज़ और बिना आंसू के दर्द से रो रही है। इस बात को लेकर के जैविक और प्राकृतिक खेती के संसाधन कैसे हो सकते हैं कि हम धान की फसल पे करें और उसका लाभ सभी किसान भाई ले पाएँ। छत्तीसगढ़ की जलवायु की हम बात करते हैं अगर कि प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए कैसी जलवायु सूटेबल है, तो मेरे दोस्तों मैं ये कहूँ कि जब हम मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य भारत पे छत्तीसगढ़ प्रांत जो है, यहाँ की जलवायु निश्चित रूप से धान के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। और उस पर भी पर्टिकुलरली जो अगर विशेष रूप से मैं कहूँ तो जैविक और प्राकृतिक धान के लिए पूरी तरह से अनुकूल जलवायु है। भोजन हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। भोजन का स्वस्थ और स्वच्छ होने में खेती की उन्नत और जैविक विधि का बहुत अधिक महत्व है। यदि हम जैविक विधि से खेती करेंगे तो लागत भी कम आएगी और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। साथ ही इस खेती से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पैदा होने वाले फसल को खाने में हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। धान की जैविक खेती के कई फायदे हैं, जैसे जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जैविक खेती में रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, जिससे लागत भी कम आती है। जैविक खेती से बाजार में जैविक उत्पादनों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।
जैविक खेती से पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। जैविक खेती में बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचता। नील हरित जैविक उर्वरक से धान की पैदावार में 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है। नील हरित जैविक उर्वरक से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और दोनों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। जब हम जमीन की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक ऐसी जमीन जो धान के लिए उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, उस जमीन की बात यह है कि वो जमीन पे एक तो ये कि जल भराव लंबा होना हो, सेकंड होना चाहिए कि ज़मीन वहाँ की दोमट टाइप की हो, बहुत अच्छी है, कंप्लीट बलुई नहीं होना चाहिए कि जिसमें पानी आया और पानी तुरंत निकल गया, वो कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ज़मीन जिस पे ऑर्गेनिक कंटेंट यानी जैविक कार्बन की मात्रा पर्याप्त हो, सबसे सूटेबल ज़मीन मानी जाती है धान की जैविक खेती के लिए। मेरे दोस्तों, सभी किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अंतर्गत धान के लिए उपयुक्तता इसलिए है क्योंकि यहाँ की ज़मीन पानी को काफ़ी हद तक रोक पाने में सक्षम होती है। लोग कहते हैं कि धान, पान और खीरा ये हैं पानी के कीड़ा, इनको तीनों को पानी चाहिए और धान के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, इस तरीके की मिट्टी ही रोक पाती है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि धान की फसल में यहाँ पर भी पानी का भराव है जब तक पानी की जरूरत है। धान की जैविक खेती के लिए अजोला पिनेटा जैसे जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। अजोला एक प्लावी जलीय फर्न है जो धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु में उगता है। अजोला में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। धान की फसल में संचित पानी का 50 से 60% पानी जमीन की गहराई में रिस कर नष्ट हो जाता है। जल रिसाव से बचने के लिए खेत की लेवलिंग करानी चाहिए। धान की जैविक खेती के लिए मिट्टी का परीक्षण कराकर उसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की ज्यादा या कम मात्रा है। मिट्टी परीक्षण के जरिए मिट्टी की क्षारीयता और अम्लीयता का भी पता चलता है। धान की जैविक खेती के लिए मध्य काली मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में जिंक, नाइट्रोजन, स्फुर, पोटास, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, ईसी, ओसी, सल्फर और आयरन जैसे पोषक तत्वों की मौजूदगी जरूरी है। हम ये बात जानते हैं कि बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ने एक डेटा दिया, एक आंकड़ा दिया कि मनुष्य की सेहत का 95% हिस्सा केवल निर्भर करता है हमारी मिट्टी और पौधे की सेहत के ऊपर। मेरे दोस्तों, अगर 95% हिस्सा हमारे सेहत का डिपेंड करता है हमारी मिट्टी की सेहत पे, क्या उस मिट्टी की जांच आवश्यक नहीं है? निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि जब हम मिट्टी की जांच करते हैं तो हम केवल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही नहीं देखते। मिट्टी की भौतिक संरचना, मिट्टी की जैविक संरचना, मिट्टी का बनाव, हर चीज़ हम देख करके मिट्टी के अंदर के पूरे गुणधर्म को जानते हैं और उसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि अब हमारी मिट्टी में इस फसल की मांग को देखते हुए क्या गैप है और जो गैप है उस गैप को हम कैसे पूरा करें, किन किन प्रकार के पदार्थों से पूरा करें, इसके ऊपर हमारी पूरी कंप्लीट कार्यशैली निर्भर करती है। संगवारी हो, एक बात एकदम पक्का है, हम लोग कोई भी चीज़ अगर उपजाना है तो घर में बीजा की जरूरत तो पड़बेच करी। कुछ चीज़ अगर इस संसार में अगर उपज थे तो एक कुछ न कुछ बीजा जरूर होते। संगवारी हो, ये बातें को भाषा अलग अलग है। तो संगवारी हो, एक हर जो हमला बीजा है, जैविक खेती अगर हम करना चाहते हैं धान के ना, तो हमला कौन कौन सा ऐसे वेराइटी है जो हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़िया है, उखर नाम ले जानबो। साथ साथ में यूँ हमले बता दें कि उखर मात्रा हमला कतका देना है। धान पे जब हम बात करते हैं कि हमको धान बहुत सुघड़ तरीके से लगाना है, तो उसमें एक बात ये आती है कि हम किस तरीके के बीजों का चयन करें। मेरे दोस्तों, धान की फसल 90 दिन से शुरू होकर के 130-135 दिन तक की वैरायटीज आती हैं। हमको ये ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से मध्यम उम्र तक की जो धान की वैरायटीज हैं वो सबसे सूटेबल मानी जाती है। मध्यम उम्र की जब हम बात करते हैं तो 100 से 120 डेज़, 100 से 120 दिन तक की कई अलग अलग कंपनीज़ की वैरायटीज आती हैं, जिनके मैं कंपनीज़ का नाम ना लेते हुए बस आपको इतना बताऊं कि जब भी आप धान का बीज लेने जाते हैं तो दुकान में ये बात करिए कि भाई मेरे को मध्यम उम्र तक की जो अवस्था तक की धान की फसलें होती हैं वैरायटी, वो वैरायटी हमको दीजिए। ये बात। दूसरी बात ये कि जब हम बीज को लगाने के लिए जाते हैं तो हम नर्सरी का तैयार कैसे करते हैं। नर्सरी तैयार करने में हमारा सीड बेड बहुत अच्छा तैयार करना हमने आपको बताया।
1 एकड़ के 10वें हिस्से में हमको सीड बेड बनाना है, जहां हम 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट करेंगे। उस पर कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये प्रयास करना है कि उस मिट्टी के अंदर में माइकोराइजा और ऑर्गेनिक कार्बन वाली चीज़ें, माइयो कार्बन 100% होना ही चाहिए, जिससे कि वहाँ पर आपका धरती माता की तैयारी नर्सरी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार दे, अगर वहाँ पर आपने माइयो कार्बन, माइकोराइजा, ऑर्गेनिक कार्बन दिया है। संगी हो, आज के जो हमारे विषय है कि जैविक खेती कैसे धान के करे जाए, ये है तो चलते रही। अब एक छोटे संदेश ले लेते हैं, और बात फिर आवत हम आपके सेवा में। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। हाँ तो संगी हो, अब हमन बीजल लांडर प्रखर प्रकार लगलो जानडर बढ़िया से त्रिपाठी जी बताई सब है। अब हमला ये है कि इला लगाना कैसे कर, जब हम नर्सरी बना रही वो तेन नर्सरी कैसे लगाना है। और ये में जो 3 ठन प्रमुख रूप से जो पद्धति ना, वो जो छींचा बोए के या नर्सरी तैयार करे के, तो ये काबर होते, एकर से का अंतर है इन दोनों में। और नर्सरी ला के हम जब धान ला लगाबो, तो धान ला लगाए के हम लोग कौन कौन बात के सावधानी रखना बहुत जरूरी संगवारी हो। काबर एक जगह दूसर जगह थे, तो जम्मो बात ला मैं पूछत हूँ, हमारा आज के विशेषज्ञ जी काय कहा थे, अब देख लेते हैं कि नर्सरी 21 दिन की हो गई, 22 दिन की हो गई, तो उसको रोपा लगाने के टाइम पर क्या सावधानी रखें मेरे किसानों। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय की बात मैं आपको करने जा रहा हूँ। हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर की बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों को जब हम विदा करते हैं तो कैसे विदा करते हैं, कितनी भावनाओं के साथ, कितना तैयार करके विदा करते हैं। ये 21 दिन का जो छोटा धान का पौध है, वो भी आपके घर की एक बच्ची है। जब उसको आप तैयार करके दूसरे जगह पे विदा करते हैं, तो उस टाइम पर आपको ये ध्यान देना है कि उस नर्सरी सीड बेड में सारी तैयारियां, वहाँ पर आपको बैक्टीरिया वाली चीज़ें देना है, पूरी फौज होनी चाहिए बैक्टीरिया की, जो ज़मीन के तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करके और बैक्टीरिया फौज पूरा नर्चर कर पाए आपके धान की पौध को। और फिर उसको जब आप उखाड़ें तो बहुत सावधानी से उखाड़िए, क्योंकि जितनी भी द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं जो भोजन ग्रहण करने के काम पर लगी हुई होती हैं, वो टूटती ही टूटती हैं। उसको जब उखाड़ के आप दूसरे खेत पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो द्वितीयक तृतीयक जड़ें हैं, जिनको हम कहते हैं फीडिंग रूट्स, एक्टिव रूट्स, सक्रिय जड़ें, वो कुछ ना कुछ जा करके वहाँ पर टूटने के बाद दोबारा उनको इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। और उस टाइम पर धान में पीलापन आता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन जर्क या ट्रांसप्लांटेशन शॉक, ये ना होने पाए। इसके लिए कई चीज़ें हम सुझाव देते हैं कि माइक्रोबियल मेटाबोलाइट वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर माइक्रोबियल मेटाबोलाइट हो, मिनरल्स हो,
बीटेन्स हो, एंजाइम्स हो, ऐसी चीज़ें लेकर के आप ज़मीन में पहले डालिए। माइकोराइजा, ऑर्गेनिक कार्बन, माइयोकार्बन हो, बैक्टीरियल फौज हो, बैक्टीरियोफौज हो, ये चीज़ें अगर आपने ज़मीन पर डाल के रखा है तो आप ये पक्की बात मान के चलिए कि जब आप धान के पौध को रोपा लगाएंगे तो बहुत जल्दी रोपा आपका पकड़ लेगा जड़ों को और आपका खेत तैयार होगा। धान की जैविक खेती के लिए सही जल प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दरअसल आजकल देश के कई हिस्सों में जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इससे उत्पादन प्रभावित होता है। वहीं अनियमित वर्षा के कारण भी धान की फसल में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में संग्रहित जल के जरिए फसल में सही जल प्रबंधन करना चाहिए। रोपाई के समय खेत में 2 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए। रोपाई के 3 दिन बाद खेत में पानी का स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। रोपाई के 15 दिनों बाद खेत से 3 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। बालियां बनने, फूल निकलने और दाने बनने के समय खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए। इन अवस्थाओं के अलावा बाकी समय में खेत में पानी भरे रखने की जरूरत नहीं है। कई बार किसान ये शिकायत करते हैं कि सर हमने तो धान अच्छी कंपनी के धान बीज जमीन पे बोया पर अंकुरण बहुत अच्छा नहीं मिला। मैं इस बात को लेकर के उस बात पे उनको समझाने का प्रयास करता हूं और आज भी मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि मिट्टी में कम से कम 60% सॉयल मॉइस्चर चाहिए होता है, जमीन में नमी चाहिए होती है, तब धान का एक बीज अंकुरित होने के 100% प्रोबेबिलिटी पे जाता है। मेरे दोस्तों, आप सोचिए क्या आपके खेत पे उतनी नमी होती है? अगर उतनी नमी नहीं है तो फिर ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे समाधान, ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। फ्रांस की एक टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के अंदर आई है। वो टेक्नोलॉजी ये है कि आप अपने धान के बीज को उससे उपचारित कर दीजिए और वो जमीन पे जाकर के बीज के चारों तरफ एक कवर बनाएगा, एक लिफाफा बनाएगा, एक कोट बनाएगा, आसपास के नमी को खींच के रखेगा। और कब तक? जब तक वो आपका धान का बीज पूरी तरह से अंकुरित ना हो जाए, उसके अंदर प्रांकुर, मूलांकुर अंकुरित होकर के पूरी सीडलिंग ना बन जाए, तब तक वो पूरी तरह से उसको रोक के रखेगा। और ऐसी फ्रांस की टेक्नोलॉजीज आज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ले करके आ रहे हैं जो आपके सामने आएंगी। धान की रोपाई से 25 से 30 दिन पहले प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन गोबर की पची खाद डालें। इससे मिट्टी की पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। सीधी की गई बिजाई में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यह सही समय पर किया गया नियंत्रण ही अच्छी पैदावार देने में सहायक होता है। पहली बार खरपतवारों को उस समय निकालें जब पौधों में 2 से 3 पत्ते आ जाएं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार खरपतवार निकालें। सबले पहले तो हम खेती करते रहे, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी भी खेती करत रही थे। आज मैं भी खेती करत हूँ और खेती करत मैं कृषि दवाई के दुकान डाले हूँ और किसान मन ला भी अच्छा दवाई दे की कोशिश करता हूँ। मैं अपन खेत में भी जैविक खेत के दवाई के उपयोग करता हूँ और किसान मन ला भी अच्छा दवाई दे के कोशिश करता हूँ। और खेती करते करते मैं तो आगे बढ़े हूँ कि मैं आज अपन परिवार ला, लड़का मला बहुत अच्छा से रख पाता हूँ। मैं तो आगे किसान भाई मला यही सजेस्ट करूँ कि खेती में ध्यान दें। नौकरी पे अच्छा खेती है, अगर मन लगा के खेती करी तो अगर से अच्छा कुछ नहीं है। पहली शुरू खेती किसानी नहीं करते रहे, काबर में सर्विस में रहे हूँ, मैं मास्टर रहे हूँ और मोर पोस्टिंग है गिरौद गाँव हुई हैं। तो मोर पहली पोस्टिंग गिरौद गाँव रही से और वहीं में रिटायर हुए हैं। अब जब रिटायर हो में हाँ तब मोर पैतृक संपत्ति के रूप में अब जमीन जायदाद मिली से तब बोलत करे चल लगी नहीं जाना तो तब होकर हूँ समझ जा। तो शुरू में पूछ के करें समझ जा हैं और धीरे धीरे मोर अनुभव बढ़त गिच ना तो मैं अपन हिसाब से जब करें ना तो खेती में भी बहुत अच्छा फायदा है समझ जा। तो ये बात सही है संगवारी हो, धरती है जो कठोरी हुआ जाते हैं ना तेखर उपजाउल बढ़ाए भर जैविक खेती से अगर हम करबो तो निश्चित रूप से हमारा बहुत फायदा होने वाला है। तो आज के बताए विधि के हिसाब से तुहू मने जैविक खेती करो, खूब कमाओ, धरती बढ़िया सुंदर बनाओ। और संगवारी हो अब बारी है हमारे कार्यक्रम में एक छत्तीसगढ़ी गीत के। आओ गीत और संगीत दोनों का मजा लेथन संगी। गणपति गजानन 11 दिन भादो माँ विराजे। 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 गणपति गजानन
ग्यारह दिन भादो माँ विराजे। जगह जगह माँ तोला बैठा रे, जगह जगह माँ तोला बैठा रे, तोरन पताका सजा के, स्वामी तोरन पताका सजा के। गणपति गजानन ग्यारह दिन भादो माँ विराजे। गणपति गजानन ग्यारह दिन भादो माँ विराजे। पिता हवै तोर शंकर भोला, माता तोर पार्वती, माता हवै पार्वती। माता हवै पार्वती गजानन, माता हवै पार्वती, माता हवै पार्वती। बेटा हवै शुभ लाभ गजानन, बेटी हवै माँ संतोषी, बेटी हवै माँ संतोषी। बेटी हवै संतोषी गजानन, बेटी हवै संतोषी, बेटी हवै संतोषी। पिता हवै तोर शंकर भोला, माता है तोर पार्वती, माता है तोर पार्वती। माता हवै पार्वती गजानन, माता हवै पार्वती, माता हवै पार्वती। बेटा हवै शुभ लाभ गजानन, बेटी हवै माँ संतोषी, बेटी हवै संतोषी। बेटी हवै संतोषी गजानन, बेटी हवै संतोषी, बेटी हवै संतोषी। रिद्धि सिद्धि तोरे चंवर डोलावे, रिद्धि सिद्धि तोरे चंवर डोलावे, सुघर सेवा बजाए, स्वामी सुघर सेवा बजाए। गणपति गजानन ग्यारह दिन भादो माँ विराजे। गणपति गजानन ग्यारह दिन भादो माँ विराजे। पेटे है भारी मुसवा सवारी, तब भोले ते अगुआए, तब भोले ते अगुआए। तब भोले ते अगुआए गजानन, तब भोले ते अगुआए, तब भोले ते अगुआए। दाई ददल चारों धाम बना के, दुनिया लते बताए, दुनिया लते बताए। दुनिया लते बताए गजानन, दुनिया लते बताए, दुनिया लते बताए। पेटे भय भारी मुसवा सवारी, तब भोले ते अगुआए, तब भोले ते अगुआए। तब भोले ते अगुआए गजानन, तब भोले ते अगुआए, तब भोले ते अगुआए। दाई ददल चारों धाम बना के, दुनिया लते बताए, दुनिया लते बताए। दुनिया लते बताए गजानन, दुनिया लते बताए, दुनिया लते बताए। ज्ञान बुद्धि के देवैया गजानन, ज्ञान बुद्धि के देवैया गजानन, ज्ञान के गंगा बहा दे, स्वामी ज्ञान के गंगा बहा दे। गणपति गजानन ग्यारह दिन भादो माँ विराजे। 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 तो संगवारी हो, अब हमारे जाए के बेरा हो थे। आज हमारे जो विषय बताए हैं ते निश्चित रूप से
सब्बो जानवर बहुत अच्छा है। तो मन जैविक ढंग से खेती किसानी करो, आज के बताए के विधि हिसाब से करो, जैसे हमारे त्रिपाठी जी बताइस तीस ने, तो हमारा जरूर फायदा होई। संगवारी हो आज असत के अवैया बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।